सोचिए, कोर्टरूम खचाखच भरा है। एक जमीन का केस है और एक पक्ष लगभग हार चुका है। सारे कागजात, सारे गवाह, मतलब सब कुछ खिलाफ है। ऐसा लग रहा है कि बस अब जज साहब फैसला सुनाने ही वाले हैं। और तभी वकील साहब खड़े होते हैं और एक ऐसी दलील देते हैं जिसका जिक्र किसी कानून की किताब में है ही नहीं। वो कहते हैं, जनाब, इस गांव में सैकड़ों सालों से एक रिवाज चला आ रहा है जो किसी किताब में नहीं लिखा, पर यहाँ का हर बच्चा जानता है, और उस एक रिवाज की वजह से जो लोगों की रगों में बसता है, पूरा केस पलट जाता है। यही है वो ताकत, कानून की वो आत्मा जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये वकील साहब की एक नई सीरीज, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। जी हाँ, आज का ये टॉपिक वोल्क्सगाइस्ट, ये सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर लाया गया है। हमें ये समझाने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट्स मिली थी। तो आज हमारा मिशन है जर्मनी के एक बहुत बड़े कानून के जानकार फ्रिडरिच कार्ल फॉन सैविग्नी के दिमाग में उतरना। उन्होंने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात कही थी कि कानून संसद या राजा नहीं बनाते, बल्कि वो लोगों की आत्मा से, उनके रीति रिवाजों से खुद पैदा होता है। सुनने में ये किसी कविता जैसा लगता है ना? पर ये एक बहुत गहरी कानूनी थ्योरी है। और सैविग्नी ये बात उस समय कह रहे थे जब नेपोलियन ने पूरे यूरोप में एक जैसा कानून, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, उसे लागू करने की कोशिश की थी। सैविग्नी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जर्मनी की अपनी अलग आत्मा है और उस पर फ्रांस का कानून थोपा नहीं जा सकता। चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस अजीब से लगने वाले शब्द को ही तोड़ते हैं। फोक्सगाइस्ट, ये आखिर है क्या? ये एक जर्मन शब्द है। फॉल्क्स का मतलब है लोग, द पीपल, और गाइस्ट का मतलब है आत्मा या चेतना, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस। तो सीधा सा मतलब हुआ लोगों की आत्मा। लोगों की आत्मा। अच्छा, मतलब जैसे हर परिवार के अपने कुछ संस्कार होते हैं, कुछ अनकहे नियम होते हैं जो सब मानते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सैविग्नी कहते थे कि जैसे एक परिवार का अपना माहौल होता है, वैसे ही हर समाज की, हर राष्ट्र की अपनी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, एक सामूहिक चेतना। ये चेतना उनकी भाषा में, उनके लोकगीतों में, उनके त्योहारों में और सबसे ज्यादा उनके रीति रिवाजों में दिखती है। कानून इसी चेतना की एक अभिव्यक्ति है। ये किसी लैब में या पार्लियामेंट के कमरे में नहीं बनता, ये लोगों के बीच ऑर्गेनिकली जन्म लेता है। ये तो कानून को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो फिर इस थ्योरी के मूल सिद्धांत क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं? चलिए इसके सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, लॉ इज फाउंड नॉट मेड। कानून बनाया नहीं, खोजा जाता है। एक मिनट, कानून खोजा जाता है? ये कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि संसद कानून बनाती है, लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये ही इस थ्योरी का सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। सैविग्नी के हिसाब से एक अच्छा कानून बनाने वाला व्यक्ति असल में एक आविष्कारक नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे गांव में पंचायत का फैसला कौन करता है? अक्सर गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई कानून की किताब नहीं पढ़ी है, बल्कि उन्होंने गांव के रिवाजों को जिया है, दशकों से देखा है कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। जब वो कोई फैसला सुनाते हैं तो वो कोई नया कानून नहीं बना रहे होते, बल्कि जो सही और गलत की समझ समाज में पहले से मौजूद है, उसे ही पहचान कर सबके सामने रख देते हैं। कानून तो पहले से ही वहां था, उन्होंने तो बस उसे खोज कर बताया। ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब जो कानून लोगों की सोच और रिवाजों से मेल नहीं खाता, वो असल में सच्चा कानून है ही नहीं, भले ही उसे संसद ने पास कर दिया हो। सैविग्नी के अनुसार बिल्कुल, वो एक बाहरी चीज होगी जिसे लोग शायद डर से मान लें, लेकिन दिल से कभी नहीं अपनाएंगे। और यहीं से दूसरा सिद्धांत निकलता है, कस्टम एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। रीति रिवाज कानून का सबसे बड़ा स्रोत है। सैविग्नी के लिए कानून का सबसे सच्चा, सबसे शुद्ध स्रोत है रीति रिवाज, कस्टम्स। क्यों? क्योंकि संसद में बना कानून तो कुछ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन जो रिवाज पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो लाखों करोड़ों लोगों की कलेक्टिव विल यानी सामूहिक इच्छा का सबूत है।
वो दिखाता है कि लोग असल में अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं और किन मूल्यों को मानते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे आज भी कई व्यापारिक समुदायों में एक जुबानी वादा करोड़ों की लिखित डील से ज्यादा मजबूत माना जाता है। वो उनका रिवाज है, उनका अपना कानून है, जो शायद किसी किताब में ना मिले। एकदम सही उदाहरण। वही फॉल्क्सगाइस्ट है। वो उनके समुदाय की आत्मा है, और ये आत्मा रातों रात नहीं बनती। यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, लॉ इवॉल्व्स ग्रेजुअली। कानून धीरे धीरे विकसित होता है। साविन्नी कहते थे कि कानून एक पेड़ की तरह है। आप एक बीज बोते हैं, वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, पौधा बनता है, और फिर सालों में जाकर एक मजबूत पेड़ बनता है जिसकी जड़ें समाज में गहरी होती हैं। आप रातों रात एक विशाल पेड़ नहीं उगा सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बड़े कानूनी बदलाव अचानक किए जाते हैं, जैसे कोई नया ट्रैफिक नियम आया या कोई बड़ा सामाजिक कानून बदला, वो अक्सर फेल हो जाते हैं, या लोगों को उसे अपनाने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि वो उस पेड़ का स्वाभाविक हिस्सा नहीं होते? बिल्कुल, वो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं होता। साविन्नी का मानना था कि कानून को समाज के साथ साथ धीरे धीरे बदलना चाहिए। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बदलती हैं, कानून भी अपना रूप बदलता है। इसीलिए वो अचानक होने वाले बड़े कानूनी बदलावों, जिन्हें कोडिफिकेशन कहते हैं, उसके खिलाफ थे। और यहीं से उनका चौथा सिद्धांत आता है, ऑपोजिशन टू आर्बिट्ररी लेजिस्लेशन, मनमाने कानून का विरोध। जैसा हमने शुरू में बात की थी, सेवेनी उस समय के नेपोलियन कोड के सख्त खिलाफ थे। नेपोलियन ने पूरे फ्रांस के लिए एक यूनिफॉर्म कानून बना दिया था। लेकिन इसमें क्या बुराई है? एक देश एक कानून, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इससे बराबरी और स्पष्टता आती है। ऊपर से देखने पर तो अच्छा लगता है, लेकिन सेवेनी की दिक्कत ये थी कि वो कोड ऊपर से थोपा गया था। उनका मानना था कि जर्मनी के अलग अलग इलाकों के अपने अलग रिवाज और अपनी अलग आत्मा थी। एक ही कानून सब पर लागू करना ऐसा था जैसे हर तरह के मरीज को एक ही दवा दे देना। उनका कहना था कि कानून समाज की जरूरतों के हिसाब से उगना चाहिए, ऊपर से इंजेक्शन की तरह लगाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थियरी जर्मनी में पैदा हुई। पर अब असली सवाल ये है कि क्या ये हमारे भारत में भी काम आती है? हमारा देश तो रिवाजों और संस्कृतियों का एक महासागर है। बिल्कुल आती है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत सेवेनी की वॉक्सगाइस थ्योरी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार इस सिद्धांत को मान्यता दी है। चलिए फिर कुछ केस देखते हैं कि अदालतों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। वॉक्सगाइस्ट इन इंडियन कोर्ट्स, भारतीय अदालतों में वॉक्सगाइस्ट का असर। सबसे पहले एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक केस देखते हैं, अंग्रेजों के जमाने का। केस लॉ, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुट्टू रामलिंगा सेतुपति, 1868। 1868। हाँ, ये तो बहुत पुराना केस है। इसमें ऐसा क्या हुआ था? इस केस में एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि हिंदू कानून का असली आधार क्या है, हमारे धर्मग्रंथ जैसे वेद और स्मृतियां, या फिर वो प्रथाएं जो समाज में सदियों से चली आ रही हैं। ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। तो उस समय की सबसे बड़ी अदालत प्रिवी काउंसिल ने क्या फैसला दिया? प्रिवी काउंसिल ने साफ साफ कहा कि अगर किसी मुद्दे पर धर्मग्रंथ कुछ और कहते हैं और समाज में कोई पुराना स्थापित रिवाज कुछ और कहता है, तो उस रिवाज को माना जाएगा। उन्होंने कहा, अंडर द हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ, क्लियर प्रूफ ऑफ यूसेज विल आउटवे द रिटन टेक्स्ट ऑफ द लॉ। यानी रिवाज कानून के लिखे हुए शब्दों पर भारी पड़ेगा। ये फॉल्क्सगाइस्ट का सीधा सीधा उदाहरण था। और शायद अंग्रेजों की भी यही नीति थी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, लोगों के पर्सनल मामलों और रिवाजों में दखल ना दिया जाए, ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे। बिल्कुल, ये फैसला फॉल्क्सगाइस्ट और उस समय की राजनीतिक रणनीति दोनों से मेल खाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आपने पहले भी उठाया था। हाँ, कि क्या कोई भी रिवाज कानून बन जाएगा? अगर किसी गांव में कोई अजीब या गलत रिवाज हो तो, जैसे कोई कह दे कि हमारे यहाँ तो चोरी करना रिवाज है। बहुत जरूरी सवाल, और इसी सवाल का जवाब हमें आजादी के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस में। केस लॉ, ठाकुर गोपाल चंद वर्सेस परवीन कुमारी, 1952। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर रिवाज कानून नहीं बन सकता। किसी भी रिवाज को कानून की ताकत हासिल करने के लिए उसे कसौटी पर खरा उतरना होगा, और उन्होंने 4 शर्तें रखीं। और वो 4 शर्तें क्या थीं? ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होंगी।
बिल्कुल। पहली, एंशंट, प्राचीन। वो रिवाज बहुत पुराना होना चाहिए, इतना पुराना कि किसी को याद ना हो कि वो कब शुरू हुआ था। दूसरी, सर्टन, सबको साफ साफ पता हो कि रिवाज क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी, रीजनेबल, वो रिवाज बेतुका, अन्यायपूर्ण या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। और चौथी, कंटिन्यूअस, वो लगातार माना जा रहा हो, बीच में सालों के लिए टूटा ना हो। ये 4 शर्तें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर एग्जाम के प्रेशर में। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? क्यों नहीं? इसके लिए हमारी मेमोरी लॉक तकनीक है। बस एक शब्द याद रखिए, ACRC। ACRC। ए से एंशंट, सी से सर्टन, आर से रीजनेबल और दूसरे सी से कंटिन्यूअस। एग्जाम में जैसे ही कस्टम या रिवाज का सवाल आए, ACRC याद कर लेना। जो रिवाज इन चारों टेस्ट को पास करेगा वही कानून का दर्जा पाएगा। ACRC, ये तो काफी आसान है, लेकिन इस ACRC में जो R है यानी रीजनेबल, तर्कसंगत, ये शर्त तो बहुत जरूरी लगती है, क्योंकि अगर ये शर्त ना हो तब तो समाज के कई बुरे रिवाज भी कानून बन जाएंगे, है ना? और शायद यही इस फोल्क्सगाइस्ट थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचना का आधार है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये थ्योरी सुनने में जितनी अच्छी लगती है, उतने ही इसमें कुछ बड़ी और गंभीर कमियां भी हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ फोल्क्सगाइस्ट थ्योरी, इस सिद्धांत की कमियां। तो इसकी सबसे बड़ी नैतिक कमजोरी क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी यही है कि ये बुरे रिवाजों को भी सही ठहरा सकती है। जैसे हमारे समाज में सती प्रथा या बाल विवाह भी तो सदियों पुराने रिवाज थे। अगर सैविग्नी की बात को अक्षरशः मान लिया जाए, तो वो भी तो लोगों की आत्मा का हिस्सा थे। तो क्या उन्हें भी कानून मान लेते? इस थ्योरी में अच्छे और बुरे रिवाज में फर्क करने का कोई पैमाना नहीं है। सही बात है। और अगर हम सिर्फ रिवाजों के भरोसे रहते तो समाज सुधार तो कभी हो ही नहीं पाता। राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए समाज के रिवाज के खिलाफ जाके एक सख्त कानून का सहारा लेना पड़ा था। यहाँ तो कानून को समाज से आगे चलना पड़ा, समाज का इंतजार नहीं किया। फोल्क्सगाइस्ट थ्योरी तो ऐसे सुधारों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, ये थ्योरी समाज सुधार में एक बाधा बन सकती है। दूसरी एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है जो आज के जमाने में है। आज हमारे सामने साइबर क्राइम, पर्यावरण प्रदूषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अपराध, ये सब नई समस्याएं हैं। इन मुद्दों पर तो कोई सदियों पुराना रिवाज हो ही नहीं सकता। जाहिर है, इंटरनेट तो खुद कुछ दशक पुराना है। तो इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड के लिए हम 18वीं सदी के रिवाजों में समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? हम नहीं ढूंढ सकते। इनके लिए तो संसद को ही आगे बढ़कर नए और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। यहाँ फोल्क्सगाइस्ट थ्योरी पूरी तरह फेल हो जाती है। और एक और गहरा खतरा है इस थ्योरी में। वो क्या? लोगों की आत्मा या राष्ट्र की चेतना का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी आइडिया का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। जर्मनी में ही बाद में नाजियों ने आर्यन नस्ल की आत्मा के नाम पर भयानक कानून बनाए और उन्हें सही ठहराया। तो ये थ्योरी खतरनाक हाथों में एक हथियार भी बन सकती है। इन सारी कमियों को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि क्या आज के दौर में इस थ्योरी की कोई जगह बची भी है, या ये बस इतिहास की किताब का पन्ना बनकर रह गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन कमियों के बावजूद भारत जैसे देश में, जहां हर 50 किलोमीटर पर बोली, पहनावा और रिवाज बदल जाते हैं, ये थ्योरी आज भी बहुत रेलेवेंट है। कैसे? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। हमारे कई पर्सनल लॉ जैसे शादी, तलाक और गोद लेने से जुड़े कानून, ये आज भी काफी हद तक रिवाजों पर आधारित हैं। आप हिंदू मैरिज एक्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ साफ कस्टम और यूसेज को मान्यता दी गई है। शादी में सप्तपदी यानी आग के 7 फेरे लेना क्या है? वो एक सदियों पुराना रिवाज ही तो है, जिसे आज भी हमारा कानून शादी की वैधता के लिए एक जरूरी शर्त मानता है। इसी तरह कई आदिवासी समुदायों के अपने रिवाज हैं जिन्हें हमारा कानून मान्यता देता है। तो जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं और उन्हें एग्जाम में इस पर एक बैलेंस्ड जवाब लिखना हो, तो उन्हें किन मुख्य बातों पर जोर देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। एग्जाम में एक बैलेंस्ड जवाब लिखना बहुत जरूरी है। आपको शुरुआत करनी है सैविनी की थ्योरी को समझाकर, फिर भारत के केस लॉ जैसे कलेक्टर ऑफ मदुरा, उसका उदाहरण देकर बताना है कि कैसे हमारी न्यायपालिका रिवाजों का सम्मान करती है। लेकिन फिर आपको आलोचना वाले पॉइंट्स भी लिखने हैं कि कैसे ये थ्योरी
सती प्रथा जैसे रिवाजों पर फेल हो जाती है और समाज सुधार में रुकावट बन सकती है। अंत में निष्कर्ष ये देना है कि भारत ने दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाया है। हम रिवाजों का सम्मान भी करते हैं, फोक्सगाइस्ट को मानते हैं, लेकिन जहां जरूरी हो वहां समाज सुधार के लिए नए कानून, लेजिस्लेशन बनाने से भी पीछे नहीं हटते। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर फोक्सगाइस्ट का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कानून कोई बेजान किताब नहीं, बल्कि लोगों की जीती जागती आत्मा की आवाज है। बिल्कुल, अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप कानून की सिर्फ धारा नहीं, बल्कि उसकी भावना को समझ गए हैं। और एक अच्छा वकील या जज बनने के लिए यही सबसे जरूरी है, ये समझना कि कानून क्यों बना, उसके पीछे लोगों की क्या सोच थी, क्या भावना थी। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सैविनी ने ये थ्योरी तब दी थी जब समाज एक जगह, एक गांव या एक शहर में बंधा होता था। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में एक ग्लोबल वॉल्क्सकाइस्ट भी बन रहा है? क्या इंटरनेट पर बन रहे नए रिवाज जैसे मीम्स, हैशटैग ट्रेंड्स, ऑनलाइन कम्युनिटी के अपने अनकहे नियम कानून, क्या ये सब भविष्य में कभी एक नए तरह के वैश्विक कानून का रूप ले सकते हैं? क्या एक हैशटैग कैंपेन आज के दौर में लोगों की आत्मा की आवाज उठाने का एक नया तरीका है? सोचिएगा जरूर। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं, ये भी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली गहरी पड़ताल में वकील साहब यूट्यूब चैनल पर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।